हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चल रही है। अब हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। देखो, ऑडिटिंग का ओरिजिन, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, ऑडिटिंग का ओरिजिन लैटिन वर्ड ऑडायर से है, जिसका मतलब है सुना या टू हियर। पहले ऑडिटिंग सिर्फ ऑरल क्लेम्स वेरीफाई करने तक सीमित थी, लेकिन अब ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है। ये एवोल्यूशन ऑडिटिंग के स्कोप को दिखाती है। हिस्टोरिकली अगर बात करें, ऑडिटिंग का फोकस फाइनेंशियल एक्यूरेसी पे था, लेकिन अब ये स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स को कवर करती है जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सिस्टम अलाइनमेंट और वर्क प्लेस सेफ्टी जैसे एरियाज को एड्रेस करते हैं। ये ऑडिटिंग के एक्सपेंडेड रोल को बताता है। रीसेंट ट्रेंड्स ऑडिटिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे एआई, ब्लॉकचेन, रेगुलेटरी चेंजेस जैसे ईएसजी कंप्लायंस हो गया, और स्टेक होल्डर डिमांड्स लाइक ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी के लिए से इन सब चीज़ों से ड्रिवन है। ये मॉडर्न ऑडिटिंग के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करते हैं। अब हम ड्राइवर्स की बात करें या की ट्रेंड्स की बात करें, अब देखते हैं ऑडिटिंग के की ट्रेंड्स जो करंट और फ्यूचर प्रैक्टिसेस को शेप कर रहे हैं। ये ट्रेंड्स ऑडिटिंग को मॉडर्नाइज करते हैं। पहला ट्रेंड है एआई और डाटा एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन, जो रियल टाइम ऑडिटिंग को इनेबल करता है। ये टेक्नोलॉजी डाटा को क्विकली एनालाइज करता है और एरर्स या एनॉमलीज को डिटेक्ट करता है। दूसरा ट्रेंड है ईएसजी यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस ऑडिट्स पे एम्फोसिस। ये इंश्योर करता है कि कंपनीज एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है। तीसरा ट्रेंड है रिस्क बेस्ड और स्ट्रेटेजिक ऑडिटिंग की तरफ शिफ्ट। ये ऑडिट को हाई रिस्क एरियाज पे फोकस करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। चौथा ट्रेंड है क्लाउड बेस्ड और ऑटोमेटेड ऑडिट टूल्स का अडॉप्शन। ये टूल्स डाटा सेस और ऑडिट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं, ये तीन चीज़ें मैंने आपको करवा दी। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑडिट, अब देखते हैं स्पेशलाइज्ड ऑडिट के इम्पोर्टेंस की। ये बताता है कि ये ऑडिट्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू ऐड करते हैं। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रेटेजिक वैल्यू। स्पेशलाइज्ड ऑडिट ऑपरेशनल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। ये मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करता है। दूसरा बेनिफिट है कंप्लायंस। स्पेशलाइज्ड ऑडिट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेशंस जैसे आईएसओ 14001 या कंपनी एक्ट 2013 के साथ अध्ययन करते हैं। तीसरा बेनिफिट है स्टेक होल्डर ट्रस्ट। ये ऑडिट्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। अब इसके साथ चौथा बेनिफिट है रिस्क मैनेजमेंट। स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स इनएफिशिएंसीज, इन्वायरमेंटल रिस्क और सेफ्टी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि रिस्क मिटिगेट हो सके। अब आगे बात करते हैं रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स की। ठीक है जी। अब देखते हैं रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स जो ऑडिटिंग के ट्रेंड्स को शेप कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर रेगुलेटरी की बात करें, पहले बात करते हैं रेगुलेटरी ड्राइवर्स की जो लीगल और कंप्लायंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। रेगुलेटरी ड्राइवर्स को अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट ऑडिट्स को मैंडेटरी करता है और सेबी ईएसजी रिपोर्टिंग पे एम्फोसिस देता है। ये इंडियन ऑडिटिंग के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। ग्लोबली आईएफआरएस, आईएसए और जीआरआई स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग को ड्राइव करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंट हों। एमर्जिंग रेगुलेशंस जैसे ईयू के डोरा और NIS2 साइबर सिक्योरिटी और कंप्लायंस पे फोकस करते हैं। ये मॉडर्न ऑडिटिंग के न्यू चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स।
जो ऑडिटिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग रूटीन टास्कों को ऑटोमेट करते हैं और फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। ये ऑडिटिंग को फास्टर और एक्यूरेट बनाते हैं। ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स इंश्योर करती है। ये डाटा इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी को चीज़ ये बढ़ाती है। ठीक है जी। क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स रियल टाइम डाटा असेस और कोलैबोरेशन को इनेबल करते हैं। ये ऑडिटर्स को रिमोट और एफिशिएंट ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स पे शिफ्ट होते हैं। अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स को समझते हैं। पहले वाउचिंग के सिनेरियो जो दिखाते हैं कि वाउचिंग कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, इसको हम करने जा रहे हैं। एक सिनेरियो डिस्क्राइब करता हूँ, लाइक एन ऑडिटर वाउचेस 1 करोड़ परचेज ट्रांजेक्शन फॉर मशीनरी। इसके रिलेटेड अब हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक ऑडिटर 1 करोड़ के मशीनरी परचेज ट्रांजेक्शन को वाउच करता है। ये वाउचिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हाईलाइट करता है। अब देखते हैं वाउचिंग के प्रोसीजर को, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है कि ट्रांजैक्शन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। अब पहला स्टेप है परचेज इनवॉइस की ऑथेंटिसिटी चेक करना। ये इंश्योर करता है कि इनवॉइस जेन्युइन है और ट्रांजैक्शन वैलिड है। दूसरा स्टेप है परचेज ऑर्डर और डिलीवरी रिसिप्ट को वेरीफाई करना। ये कंफर्म करता है कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज थी और गुड्स एक्चुअली रिसीव हुए हैं। तीसरा स्टेप है बैंक स्टेटमेंट के थ्रू पेमेंट कंफर्म करना। ये चेक करता है कि पेमेंट एक्चुअली किया गया है और रिकॉर्ड के साथ मैच करता है। ऑडिट नोट बताता है, जो रिकॉर्ड करता है कि ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड हो गया है और इनवॉइस लेजर एंट्री के साथ मैच करता है। ये ऑडिट ट्रायल का पार्ट होता है। ठीक है जी। अब वेरिफिकेशन एंड अब बात करते हैं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के सिनेरियो के बारे में। ये दिखाता है कि एसेट्स का वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। एक कंपनी रिपोर्ट करते हैं इन्वेंट्री 2 करोड़ की कॉस्ट पे, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी 1.8 करोड़। ठीक है जी। ये एक सिनेरियो डिस्क्राइब है करता हूँ, जिसमें कंपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिपोर्ट करती है, लेकिन उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू अलग है। ये वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को चीज़ आपको समझाएगी। वेरिफिकेशन में फिजिकल काउंट किया जाता है ताकि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कंफर्म हो। ये इंश्योर करता है कि इन्वेंट्री फिजिकली प्रेजेंट है। वैल्यूएशन में इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर एडजस्ट किया जाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्यूरेट वैल्यू को दिखाता है। अब देखते हैं जर्नल एंट्री, जो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है जी, या कह लो कि की पास की जाती हैं। ये अकाउंटिंग इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। लॉस ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 0.2 करोड़। इसमें वैल्यूएशन लॉस को डेबिट किया जाता है, जो इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी को रिफ्लेक्ट करता है। टू इन्वेंट्री अकाउंट 0.2 करोड़। इसमें इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ताकि इन्वेंट्री की वैल्यू एडजस्ट हो। ठीक है जी। होप सो आपको ये चीज़ अब क्लियर होगी। अब आगे हम करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स। अब देखो, ऑडिट रिपोर्ट के सिनेरियो के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये दिखाता है कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे इशू किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इश्यूज होते हैं। सबसे एक पहले लाइन आप लिख लो, ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एक्सेप्ट फॉर एन ओवरस्टेटेड रिसीवेबल ऑफ 0.5 करोड़। एक सिनेरियो है ये जो डिस्क्राइब करता है कि जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोस्टली एक्यूरेट हैं, लेकिन रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड हैं। ये ऑडिट ओपिनियन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझाएगा। देखो, ऑडिट ओपिनियन में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है क्योंकि रिसीवेबल्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये स्पेसिफिक इश्यूज को हाईलाइट करता है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट मैं आपको समझाता हूँ, या सिंपल नॉर्मली चीज़ है ये एक। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे देख लो। जो रिपोर्ट को स्पेसिफिक पार्ट दिखाता है जिसमें फाइंडिंग्स मेंशन की जाती हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को इंट्रोड्यूस करता है, जो बताता है कि क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया गया है। ठीक है जी।
रिसीवेबल 0.5 करोड़ से ओवरस्टेटेड हैं क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनएडिक्वेट है। ये इशू को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, यानी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है ना, ये वही सेम चीज़ ही है। अब आगे चलते हैं कॉस्ट ऑडिट पे। कॉस्ट ऑडिट का हमारा ये रहा, ठीक है जी, इसका समझते हैं। अब देखो ये जो है कॉस्ट ऑडिट कैसे प्रैक्टिकली कंडक्ट किया जाता है, हम उसको समझने जा रहे हैं। अ सीमेंट कंपनी रिपोर्ट्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 500 पर टन, ऑडिटर वेरीफाइज रॉ मटेरियल कॉस्ट। यानी ये सिनेरियो डिस्क्राइब करता है जिसमें एक सीमेंट कंपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट करती है और ऑडिटर रॉ मटेरियल कॉस्ट को वेरीफाई करता है। ये कॉस्ट ऑडिट के एप्लीकेशन को आपको इस चीज़ समझने में हेल्प करेगी। अब देखते हैं कॉस्ट ऑडिट के प्रोसीजर्स को, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कॉस्ट वेरिफिकेशन के लिए। इसको अब हम समझने जा रहे हैं। पहले चलो समझते हैं इसको। पहला स्टेप है मटेरियल परचेज इनवॉइसेस को वाउच करना। ये इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जेन्युइन और सपोर्टेड हैं। दूसरा स्टेप है प्रोडक्शन यूनिट्स में एलोकेशन को वेरीफाई करना। ये चेक करता है कि कॉस्ट प्रॉपरली प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ एलोकेट किए गए हैं। तीसरा स्टेप है CAS4 के साथ कंप्लायंस को चेक करना। ये इंश्योर करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है। फाइंडिंग्स बताती हैं कि कॉस्ट ₹20 पर टन से ओवरस्टेटेड है क्योंकि इनकरेक्ट एलोकेशन किया गया है। ये ऑडिट के रिजल्ट्स को हाईलाइट करता है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, जो कॉस्ट ऑडिट के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स को समराइज करता है। CAS4 के साथ नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट हुआ और रॉ मटेरियल कॉस्ट 20 पर टन से ओवरस्टेटेड है। ये रिपोर्ट में इशू को क्लियरली कम्युनिकेट करता है। अब आगे हम चलते हैं ऑडिट बेनिफिट्स एंड गवर्नेंस का टॉपिक। उससे पहले ना हम कॉस्ट ऑडिट्स फॉर मटेरियल का टॉपिक करते हैं। कॉस्ट ये रहा, इसको करते हैं। अब देखते हैं कॉस्ट ऑडिट्स फॉर मटेरियल के एस्पेक्ट्स। ये बताते हैं कि मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट का ऑडिट कैसे किया जाता है। ये बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। पहला एस्पेक्ट है गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर्स, जिसमें मटेरियल्स के रिसीविंग और इंस्पेक्शन के प्रोसेस का एवेल्यूएशन और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। ये क्वांटिटी, क्वालिटी और कंडीशन को वेरीफाई करता है। इसमें दूसरा एस्पेक्ट है स्क्रैप, वेस्टेज और मटेरियल ट्रांसफर्स का अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कंट्रोल मैकेनिज्म्स को कवर करता है ताकि मटेरियल यूटिलाइजेशन और डिस्पोजिशन को मॉनिटर किया जा सके और लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रहे हैं। बेसिकली वो ना PPT में प्रेजेंट नहीं है, बट ये करवाने आपको बहुत ज़रूरी है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब हम करने जा रहे हैं ऑडिटिंग, उसके बेनिफिट्स एंड गवर्नेंस को। ठीक है जी, ये टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ऑडिटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। ऑडिट प्रोसेस को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और एथिकल गाइडलाइंस गवर्न करते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज जैसे IAASB और नेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ने इस्टेब्लिश किया। ये कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इंश्योर करता है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर होंगे ये सारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। अब हम करने जा रहे हैं लीगल प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 की अब हम बात करने जा रहे हैं ऑफ कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट का एक स्पेसिफिक रूल है, यानी इसमें से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। ये सेक्शन बताता है कि फर्स्ट ऑडिटर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 1 मंथ के अंदर अपॉइंट किया जाना चाहिए। ये न्यू कंपनीज के लिए इनिशियल ऑडिट सेटअप को इंश्योर करता है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर गवर्न होता है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट के रूल्स को डिफाइन करता है। ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 के अंदर कवर किए गए हैं।
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिस्ट्रिक्शंस को स्पेसिफाई करता है जो इंडिविजुअल्स या फर्म्स के ऑडिटर बनने के लिए अप्लाई होते हैं। ऑडिटर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 143 में आउटलाइन किए गए हैं। ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करते हैं। ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन सेक्शन 142 के अंदर एड्रेस किया गया है। ये फीस, कॉम्पेंसेशन और पेमेंट टर्म से रिलेटेड प्रोविजंस देता है। यानी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये ना एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन था। इसमें जो मैंने आपको सेक्शंस करवाए हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 मैंने आपको करवा दिया, ठीक है जी, उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद 139 सब सेक्शन 5 का मैंने आपको बताया है, ठीक है। सेक्शन 141 करवाया मैंने आपको, सेक्शन 143 करवाया आपको, और लास्ट में सेक्शन 142। एक उन्होंने मैचिंग का क्वेश्चन दिया था, इधर सेक्शंस दिए थे, इधर उन्होंने कहा था आप बताओ जी इनको कंपेयर करो। सब होप सो आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ कैट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कैट में से तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यानी कैट के बेनिफिट्स जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के लिए अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिटिंग के एडवांटेजेस को बताता है। पहला बेनिफिट है ससेप्टिबिलिटी टू थ्रेट चेक करना। कैट का यूज़ करके सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को असेस किया जाता है, स्पेशली क्लाउड अकाउंट्स या ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए। थ्रेट असेसमेंट का ये रूल्स होप्स आपको समझ आ गया होगा। दूसरा बेनिफिट है सिस्टम को इवेल्युएट करना। कैट कंट्रोल्स, प्रोसेसेस और ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को चेक करता है। तीसरा बेनिफिट है डाटा सिक्योरिटी। कैट सिक्योरिटी मेजर्स को एग्जामिन करता है ताकि सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबिलिटीज या गैप्स आइडेंटिफाई हो सके। चौथा बेनिफिट है कंट्रोल्स को बॉल्स्टर करना। कैट इंटरनल कंट्रोल्स के वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। पांचवा बेनिफिट है आईटी गवर्नेंस डेवलप करना। कैट आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है ताकि आईटी रिसोर्सेज का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, कंट्रोल हो। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब करने जा रहे हैं हम राइट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगेन ये एक प्रीवियस क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है जी। अब बात देखो, ये बताते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास कौन से लीगल राइट्स होते हैं, इसको देखते हैं। पहला राइट है रेम्यूनरेशन रिसीव करना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उसके सर्विसेज के लिए रेम्यूनरेशन मिलता है जो यूजली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। दूसरा राइट है जर्नल मीटिंग अटेंड करना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंपनी के जर्नल मीटिंग्स में जाने का राइट है ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, क्वेश्चंस पूछे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे सके। तीसरा राइट है ब्रांच ऑफिस को विजिट करना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंपनी के ब्रांच ऑफिस से विजिट करने का राइट है ताकि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस असेस किए जा सके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स, इसको समझते हैं। अब देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स के डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। ये बताते हैं कि कौन से इंडिविजुअल्स या एंटिटीज ऑडिटर नहीं बन सकते। पहला डिस्क्वालिफिकेशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसके सारे पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सारे या मेजॉरिटी पार्टनर सेम फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन है कंपनी के यहाँ ऑफिसर या एम्प्लॉय जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 20 से ज़्यादा कंपनीज का ऑडिटर बन जाता है। एक्ट के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल 20 या उससे ज़्यादा कंपनीज का ऑडिटर एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब जो ये सारे मैं बताऊँ, देखो इससे अलावा भी डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, बट ये वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पे पूछी गई थी। अब आगे करते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये एक अजम्पशन बेस्ड है, बट ये गलत है। फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की नहीं। ऑडिटर का रोल है एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन को वेरीफाई करना थ्रू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जैसे टाइटल डीड्स और अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। क्वालिफाइड रिपोर्ट एक ऑडिटर्स रिपोर्ट है जो लिमिटेशन ऑफ स्कोप या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सर्टेन मैटर्स से डिसएग्रीमेंट को इंडिकेट करती हैं। ये ऑडिटर की ड्यूटी का पार्ट होता है। ऑडिटर का ड्यूटी है वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल्स एक्यूरेटली वैल्यूड और प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हैं। ऑडिटर का राइट है कि वो कंपनी और उसके सब्सिडरीज के रिकॉर्ड्स को असेस करे ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, होप सो आपको क्लियर होगा। अगर प्रॉस्पेक्ट्स में मिस स्टेटमेंट है कंपनी के कैपिटल इशू के टाइम, तो ऑडिटर का ड्यूटी है इसको रिपोर्ट करना। ये ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ ऑडिट। इंटेंसिटी ऑफ ऑडिट, इसको अब हम समझने जा रहे हैं। ठीक है जी, कॉन्टेक्चुअल ऑडिटिंग के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी को अब हम देखते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट को उनकी इंटेंसिटी के बेसिस पे अरेंज करता है। इंटरनल चेक सबसे लो इंटेंसिटी का है। ये इंटरनल कंट्रोल्स का बेसिक सिस्टम है जो रूटीन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक से ज़्यादा इंटेंस है। ये इंटरनल कंट्रोल्स और ऑपरेशंस को इवेल्युएट करता है ताकि एफिशिएंसी और कंप्लायंस इंश्योर हो। इंटरिम ऑडिट एक मिड ईयर ऑडिट है जो स्पेसिफिक पीरियड्स के फाइनेंशियल्स को चेक करता है। ये इंटरनल ऑडिट से ज़्यादा डिटेल्ड होता है। एनुअल ऑडिट पूरे ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करता है और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है। अब स्पेशल ऑडिट सबसे हाई इंटेंसिटी का है। ये स्पेसिफिक इश्यूज या एरियाज के लिए कंडक्ट किया जाता है, यूजली रेगुलेटरी या लीगल कंसर्न्स के लिए। ठीक है जी, होप सो आपको ये सारा का सारा क्लियर होगा। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसको अब हम करने जा रहे हैं, डैट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अब हम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑडिट। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करती है ताकि उनकी एक्यूरेसी, कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइनमेंट वेरीफाई हो। ये कॉस्ट रिलेटेड डाटा की रिलायबिलिटी इंश्योर करती है। अब इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि कॉस्ट ऑडिट क्यों किया जाता है और इसका मकसद क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी को इंश्योर करना। ये चेक करता है कि कॉस्ट रिलेटेड डाटा सही और रिलायबल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ICAI के CAS के साथ कंप्लायंस को वेरीफाई करना। ये इंश्योर करता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स फॉलो करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसीज या फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। ये कॉस्ट एलोकेशन या यूटिलाइजेशन में गलतियां या इंटरनेशनल एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। चौथा ऑब्जेक्ट है स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग को सपोर्ट करना, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कॉस्ट ऑडिट रेगुलेटरी बॉडीज को एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस एंड स्कोप की। प्रोसेस एंड स्कोप ये बताता है कि कॉस्ट ऑडिट कैसे किया जाता है और इसका कवरेज क्या है। पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट के प्रोसेस की। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताती है कि कॉस्ट ऑडिट कैसे सिस्टमेटिकली कंडक्ट होता है। अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला स्टेप है प्लानिंग, जिसमें ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स को समझता है। ये ऑडिट के डायरेक्शन और फोकस को सेट करता है। दूसरा स्टेप है वेरिफिकेशन, जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एलोकेशन मेथड्स और CAS के साथ कंप्लायंस चेक किया जाता है। ये कॉस्ट डाटा की एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन को वेरीफाई करता है। तीसरा स्टेप है रिपोर्टिंग, जिसमें एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया जाता है जो मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स को फाइंडिंग्स देता है।
ये ऑडिट के कंक्लूजन्स को समराइज करता है। अब देखते हैं कॉस्ट ऑडिट के स्कोप को, जो बताता है कि ऑडिट का कवरेज क्या है और कौन से एरियाज एग्जामिन किए जाते हैं। कॉस्ट ऑडिट का स्कोप शामिल करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का एग्जामिनेशन। ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। स्कोप में शामिल है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस, जैसे CS4 जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए है। ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट रिपोर्टिंग को इंश्योर करता है। स्कोप में एक और एस्पेक्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी। कॉस्ट ऑडिट चेक करता है कि रिसोर्सेज जैसे मटेरियल्स, लेबर एफिशिएंटली यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, इसको अब हम समझते हैं। जो कॉस्ट ऑडिट को गवर्न करते हैं, ये बताते हैं कि कॉस्ट ऑडिट कैसे लीगली मैंडेटेड है। इंडिया में सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स के लिए कॉस्ट ऑडिट को मैंडेटरी करता है। ये इंश्योर करता है कि क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंट हो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CS को ICAI ने इशू किया है और ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइंड है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, जो फाइंडिंग्स और कंप्लायंस के डिटेल्स को प्रोवाइड करता है। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा ये भी टॉपिक होता है कंप्लीट। होप सो मैंने आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो है तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10 करवाया जा रहा है। इवन रिवीजन सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।